रेडियो कर्मवीर चंडगढ़ मन की बात। यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। हाँ यार, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा। क्यों भाई, क्यों मुंह लटका के बैठे हो? यार तुझे वो वैभव याद है? कौन वैभव? अरे वही जो कोटा में पढ़ता था। अच्छा, वो टॉपर, क्या हुआ उसे? उसने सुसाइड कर लिया। क्या? यार उसने तो उस दिन मुझे कॉल भी किया था। काश मैंने उसका कॉल पिक कर लिया होता तो ये जिंदगी भर का अफसोस ना रहता। काश। नमस्कार, हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध होम्योपैथ और नैदानिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पीएस श्रीवास्तव। आप केंद्रीय सरकारी संगठन में होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और 32 वर्ष से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। नमस्कार सर, आपका हमारे रेडियो प्रोग्राम कर्मवीर में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि सुसाइड एक मेडिकल प्रॉब्लम है या साइकोलॉजिकल? सुसाइड जो है दोनों डोमेन में आता है, मेडिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स रहती हैं वो स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुआ और साथ में जो ट्रेट्स होते हैं जो सुसाइड के लिए जिम्मेदार होते हैं। और मेडिकल फील्ड में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि सिजोफ्रेनिया हुआ, बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ, ओएसडी हुआ, इन सब के लिए सुसाइड के ये भी बहुत एक बड़े फैक्टर या कारक हो सकते हैं। इसलिए हम सुसाइड को दोनों डोमेन में रखते हैं। इट मीन्स दैट कि सुसाइड इज साइकोलॉजिकल एज वेल एज मेंटल प्रॉब्लम। सर, सुसाइड एक आदमी जब बहुत ज़्यादा परेशान होता है उस वक्त पर वो सुसाइड जैसे बड़े कदम उठाता है, तो एक आत्महत्या करने वाले या उस आत्महत्या की कोशिश करने वाले की क्या मानसिकता होती है? एक्चुअली जो आपने पूछा कि बहुत ज़्यादा परेशान, तो ये जो बहुत ज़्यादा परेशान है ये ट्रेड्स पे डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए उस ट्रेड्स में वो व्यक्ति उसको बिलोंग करता है तभी वो सुसाइड की तरफ जाता है, वरना परेशान तो बहुत से लोग हैं। लेकिन जब वो उस ट्रेड्स को हम देखते हैं कि उसे शुरू से जब उसका असेसमेंट करते हैं तो ये पाते हैं कि उसका बिहेवियर जो है, उसके मूड चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग होते हैं, डिप्रेसिव रहता है और साथ ही साथ जो है उसके अंदर हो सकता है कि कोई मेडिकल हिस्ट्री रहे। तो इन सब कुछ हम उसका असेसमेंट करते हैं तो हमारे पास जरूर ये तथ्य सामने निकल के आते हैं कि इस व्यक्ति के ट्रेड्स क्या हैं। और ट्रेड्स का मतलब होता है उसका नेचर, यानी वो किस लक्षण के अंतर्गत आता है। तो ऐसे हम लोग सुसाइड के कई ट्रेड्स बनाते हैं और उस ट्रेड्स में देखते हैं कि पेशेंट कैसे मूव कर रहा है और उसको वो किस कैटेगरी में आ रहा है। तो हम फिर पता करते हैं कि ये इसमें क्या कारण हो रहा है और किस कारण से वो इस तरीके की तरफ जा रहा है कि हो सकता है कि वो कोई छोटी सी बात में भी उसको बड़ा इशू बना के परेशान होता है। तो जो सुसाइडल थॉट्स वाले रहते हैं उनके अंदर एक होता है कि उनको बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं क्लस्टर पर्सनैलिटी यानी सी पर्सनैलिटी कहलाती है। तो उसमें वो हर चीज़ को एग्जैगरेट करता है। फिर दूसरा होता है सेल्फ पर्सनैलिटी ट्रेट्स, यानी वो हो सकता है अपने ओर ही इतना आकर्षित हो और जब उसकी इस इमेज पे कोई चोट मारता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सुसाइड जैसे कदमों की तरफ बढ़ता है। इसी में फिर तीसरा एक और आता है कि या उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम जैसे शिजोफ्रेनिया हो या बाइपोलर डिसऑर्डर हो या ओएसडी हो। तो इस प्रकार से वो इसके अंदर मूव करता रहता है। सामान्यतः हम सुसाइडल पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति को कैसे पहचानें? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपने किया, क्योंकि सुसाइडल टेंडेंसी वाले व्यक्ति को आम लोगों के बीच में पहचानना बहुत जरूरत है उसकी, क्योंकि ऐसे लोग जो है साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिक से बड़े दूर भागते हैं। लेकिन जब आप उनके साथ में रहेंगे तो आपको उनके ट्रेड्स, उनकी हैबिट्स, उनके बिहेवियर के बारे में पता चलेगा। लेकिन ये जो है एक लंबे समय तक उनके साथ में रहने से थोड़ा सा पता चलता है। तो जैसे मान लीजिए आपके क्लास में या कॉलेजेस में ऐसे बच्चे हैं कि भाई उनको हम उनके साथ में रहते हुए कैसे पहचानें, क्योंकि आजकल युवाओं में ये सुसाइड टेंडेंसी या सुसाइडल केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले देखिए कि उसकी रूटीन की बिहेवियर कैसी है, वो अपने कामकाज समय पे करता है कि नहीं। दूसरा जो है वो अपनी पर्सनैलिटी या अकेला पसंद करता है
उसके द्वारा जो क्रिएशंस हैं, जैसे मान लीजिए वो ड्राइंग करता है या कोई सिंगर है, तो वो किस प्रकार के गाने गा रहा है, डिप्रेशन के मूड वाले गाता है या ऐसे ड्राइंग से जुड़ा रहता है, या मान लीजिए वो उसको किसी प्रकार की फिल्में पसंद है तो वो कैसी फिल्में पसंद करता है, या कभी आप उसको अकेले में उसके सामानों को देखेंगे या उसने कहीं पर लिखा है तो उसमें आपको वो थॉट जरूर नजर आएगा कि वो जरूर डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस वाली चीजें लिखता है। देन ऐसे व्यक्ति जो है डबल मूड के होते हैं। डबल मूड यानी ऐसा रहेगा कि हो सकता है ये बहुत ज्यादा आपके सामने खुशी जाहिर करें, लेकिन अंदर ही अंदर जब इनको मौका लगता है तो ये अंदर जाके क्राई करते हैं और अपना जो है जो इंटरनल बिहेवियर है वो दूसरे के सामने नहीं आने देना चाहते हैं। देन उसके बाद जब आप ऐसे लोगों की, अपने फ्रेंड्स की थोड़ी सी काउंसलिंग करेंगे तो ये आपसे दूर भागने लगेंगे और एक अपना फेनेटिक यानी कठिन नेचर बना लेते हैं। अपने जो सिद्धांत या अपने थॉट्स को जो है उसको मूव नहीं करते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, वो उसी में अधेर या चिपके रहते हैं कि मैंने ये किया है तो ये सही है, या उसने मेरे साथ जो बिहेवियर किया है वो गलत था, उसको ऐसा नहीं करना था, वो ऐसा कहते हैं। तो उनको आप जब इस प्रकार से देखें, उनके हैबिट्स देखें, ये डिप्रेशन में है, अकेला बैठता है और डिप्रेशन की बात करता है, तब जरूर आप उसको किसी भी तरीके से साइकोलॉजिस्ट के पास लाएं और फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट में उसकी सारी बातें बाहर निकल के आती हैं। युवाओं में सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आप उनमें क्या मुख्य कारण देखते हैं? इसमें दो चार बहुत ही प्रमुख या जिनको कह सकते हैं कि लीडिंग कॉज हैं जो कि युवाओं को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जब वहाँ पर युवा पढ़ने आते हैं, चाहे वो बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, तो उसमें से बहुत बड़ा एक ग्रुप होता है जो कि अपने मदर फादर को छोड़ के आता है, तो उसको यहाँ पर अकेलेपन का एहसास होता है। देन उसके बाद जब वो एक, यदि हम युवा की बात करें, एक लड़के की बात करें, तो वो अपनी पर्सनालिटी के प्रति बड़ा सजग होता है, लेकिन जब उसकी पर्सनालिटी में थोड़ा बहुत भी 19-20 का फर्क आता है या उसकी पर्सनालिटी के बारे में जब कोई छीटाकशी करता है तो उसको सबसे ज्यादा दुख उसी समय होता है और वो फिर जो है थोड़ा सा अन्य लोगों से दूर हटने लगता है। एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो आजकल है वो हमारे भारत में बहुत यूज किया जा रहा है और सोशल मीडिया में जो वर्चुअल हमारी रिलेशनशिप बनती है और जब उसमें किसी भी प्रकार का डेंट लगता है तो वो एकदम से जो है कोई भी उसका जो यूजर है उसको बड़ा अंदर से खराब लगता है, या फिर उसने कोई ऐसी पोस्ट शेयर की है कि उस पे उसके लाइक्स कम आ रहे हैं, या वो चाह रहा था कि इसमें लाइक्स, क्योंकि लाइक्स ही सब पसंद करते हैं, कोई उसमें से अपोजिशन वाला कमेंट जो है कभी कोई पसंद नहीं करता, बहुत कम लोग होते हैं और ये पहचान होती है कि जो अपोजिशन वाला कमेंट जो है टॉलरेट कर लेगा वो पर्सनालिटी में बड़ा स्ट्रांग रहता है। तीसरा रहता है वो अपने घर से दूर रहता है और लोनली रहता है, अकेला रहता है, तो उसको घर की भी बहुत याद आती है और वो व्यस्तताएं ना होने की वजह से कभी कभी वो उसमें बहुत ज्यादा अकेले में अवसाद में गिरता है और इस प्रकार के कदम उठाता है। और तीसरा होता है ब्रेकअप्स। कोई भी रिलेशनशिप में जब ब्रेकअप्स होते हैं तो वो ब्रेक डाउन होती है तो उसमें बहुत बड़ा मानसिक जो है अवसाद आता है और सामने वाला अपनी सफाई देना चाहता है कि मैंने ऐसा किया है या नहीं किया है, या छोड़ रहे हो आप मुझे, या किसी भी प्रकार से आप उससे दूर क्यों हट रहे हो, तो उसको वो रियलाइज नहीं कर पाता है। जबकि गर्ल्स में ये पावर थोड़ा ज्यादा होती है कि वो, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी तकलीफ या दुख को जो है सहनशीलता उनमें ज्यादा होती है तो उसको थोड़ा सा सह लेती है। इसीलिए इन कंपेरिजन देखा जाए तो सुसाइडल टेंडेंसी बॉयज में ज्यादा पाई गई है इन कंपेरिजन टू गर्ल्स। तो युवाओं में यही एक स्थिति जो निर्मित कर रही है। तीसरा होता है कि अपने कैरियर के प्रति जो है कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जो दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप यदि अपने कैरियर को पसंद करते हैं, अपने एजुकेशन जिस लाइन में आए हैं और आप उसको पसंद करते हैं तो फिर उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और यदि आपको मजबूरी वश डाला गया है
तो आपको हमेशा रिग्रेट रहेगा। तो इसलिए ये सोचें कि आपको अपने काम करने के अंदाज में या अपनी शिक्षा में या अपने एनवायरनमेंट में सेटिस्फैक्शन है कि नहीं, और आप उसको एंजॉय करते हैं कि नहीं। सर, आप हमारे कार्यक्रम के जरिए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप लोग एक शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हैं और मैं यही चाहूँगा कि अपनी मानसिक स्वास्थ्य को लेके जागरूक रहें, क्योंकि इस समय युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य किन्हीं कारणों की वजह से प्रभावित हो रहा है और उस प्रभाव के कारण वो इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं। तो इसमें आपसी कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत होती है और समय समय पे ग्रुप काउंसलिंग, ग्रुप डिस्कशन और साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये सब होना बहुत आवश्यक है। और मैं धन्यवाद देता हूँ विश्वविद्यालय के कुलगुरु आदरणीय के.जी. सुरेश सर को कि जिन्होंने इस प्रकार के प्रोग्राम को बहुत मोटिवेट किया और समय समय पर दूसरे विषयों पर भी बहुत वो प्रभावशाली ढंग से अपने कार्रवाई करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बोलूँगा कि आप मानसिक रूप से स्ट्रांग रहें, क्योंकि आने वाले समय में जिस फील्ड को आप बिलोंग करते हैं उसमें यदि आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो गया तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और रिजेक्शन और स्पर्धा, ये सब हमारे जीवन और हमारे जो भी हम जिस क्षेत्र में जाते हैं वो बड़े सामान्य अंग हैं। तो उनको आप जो है पॉजिटिव तरीके से लें। पॉजिटिव तरीके से का मतलब ये होता है कि उससे घबराएं नहीं और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करें, और जहाँ तक हो सके दूसरे की आलोचना से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जो आलोचना हमेशा करता रहता है एक प्रकार से उसके पास कुछ करने को नहीं है। इसलिए किसी भी चैलेंज का या किसी भी आपको यदि किसी ने कुछ बोला है तो उसका जवाब अपने काम से देना सीखिए। और यदि आपने ये एक बड़ी अच्छी कार्य पद्धति है कि आपने यदि अपने काम से उसको जवाब देना प्रारंभ कर दिया तो आप खुद स्वयं महसूस करेंगे कि आपका स्वास्थ्य जो है, मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, अपनी रूटीन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वो बिल्कुल नियमित होना चाहिए। जो नियमित रूटीन वाले लोग हैं वो उनका मानसिक स्वास्थ्य बड़ा स्ट्रांग रहता है, लेकिन जहाँ पर वो ये कार्य नहीं कर पाते हैं और नियम को तोड़ देते हैं तो उनमें इस प्रकार के डिप्रेशन या अन्य दूसरी मानसिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं और वो एंजाइटी और स्ट्रेस पे जाने लगता है। तीसरी महत्वपूर्ण है, अपने काम को एंजॉय करें, दूसरे का अनुसरण ना करें। उसकी जिंदगी अलग है, उसका भाग्य अलग है, वो अपने हिसाब से कार्य कर रहा है, आपको अपने हिसाब से कार्य करना है। चौथा, कोई भी मानसिक तकलीफ या आपको सुसाइडल थॉट होता है तो कम से कम अपने गार्जियन, अपने माता पिता की तरफ एक बार जरूर देखिए कि आप उन्हें जिंदगी भर का दुख देने जा रहे हैं। तो यदि सचमुच आप अपने माता पिता से, अपने परिवार से प्यार करते हैं तो आप इस प्रकार का गलत कदम कभी नहीं उठाएंगे। और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि त्वरित आप कुछ करना चाहते हैं तो 1 मिनट का उसमें हमेशा पॉज रखें और उस स्थिति से उबरने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कमरे में आपको कोई बहुत बुरा थॉट आ रहा है, आप फौरन दरवाजा खोल के थोड़ी देर बाहर टहल लें और निकल जाएं और ऐसे एटमॉस्फेयर या वातावरण से दूर रहें जहां पर आपको बहुत ज्यादा टीज किया जाता हो। तो यही मेरी युवाओं को अपील है और यही मेरा एक संदेश है। और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होके हम अपने राष्ट्र को बहुत महान बना सकते हैं। और युवा शक्ति में बहुत ही, आज की युवा शक्ति में बहुत करने के लिए जज्बा है, बहुत कुछ कर रही है और मैं चाहूँगा कि वो हमेशा आगे बढ़ते रहें और अपने लिए और देश के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा करें। धन्यवाद। जी सर, हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारियाँ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़ी हुई है निदान इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन एवं ट्रेनिंग NIRT भोपाल की कार्यकारी निर्देशक कला मोहन मैम।
आप एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार और लाइफ स्किल कोच हैं। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम रेडियो करमबिन में स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आपकी एनजीओ आत्महत्या रोकथाम के लिए कौन-कौन से विशेष कार्यक्रम चलाती है और क्या संचालन करती है? निदान सेवा समिति दरअसल मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम चलाती है, जिसमें से एक सुसाइड प्रिवेंशन भी उसका एक ऑब्जेक्टिव है। और उसके साथ हम न्यूरो डाइवर्स बच्चों के साथ काम करते हैं और हमारी हेल्पलाइन है जो काउंसलिंग का काम भी करती है। तो टेस्टिंग, डायग्नोसिस, थेरेपीज, काउंसलिंग और सुसाइड प्रिवेंशन, रिहैबिलिटेशन ऑफ दीज चिल्ड्रन, दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स जिसके कारण निदान सेवा समिति इन ऑब्जेक्टिव्स पर काम करती है। मैम, हम कैसे पहचाने कि कोई आत्महत्या के बारे में सोच रहा है? इसके क्या-क्या संकेत हो सकते हैं? जो भी व्यक्ति अगर आत्महत्या के बारे में सोच रहा है या कुछ प्लान कर रहा है, एक बात आप यकीन से जान लें कि वो ये ज़रूर कहता है कि मैं जीना नहीं चाहता, ये ज़िंदगी बहुत बोरिंग है, इस ज़िंदगी में रखा क्या है, ये जीवन ईश्वर ने हमें दिया क्यों है, ज़िंदगी में इतनी चुनौतियाँ क्यों हैं। वो कई बारी आपको निराशात्मक या नकारात्मक बातें ज़रूर करता हुआ मिलेगा। आपके ग्रुप के बीच में भी कई बार वो ऐसा कह के छोड़ देते हैं। तो ये एक संकेत होता है कि वो आइडिएशन आने शुरू हो गए हैं। दूसरा संकेत ये होता है कि रोज जिस गतिविधियों से और जिस व्यवहार से वो गुजर रहा होता है वो नहीं कर रहा। जैसे रोज नहाना, या ये तो हो सकता है कि आजकल बच्चे नहाने में थोड़े से वो होते हैं, लेकिन फिर भी अपना ध्यान नहीं रखना, अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखना, अपने लोगों से बात नहीं करना, अपने लोगों से कट के रहना, अकेले रहना पसंद करना, कमरा बंद करके रखना, खाना नहीं खाना समय से, नींद पूरी नहीं होना, जो अच्छे काम वो करता था, जिसको वो एंजॉय करता था, वो अब वो धीरे धीरे छोड़ रहा है। यानी साथियों से नहीं मिल रहा है, शाम को बाहर नहीं जा रहा है, घर में भी परिवार के साथ नहीं बैठ रहा है, नहीं घुल मिल रहा है। तो कोई भी ऐसा व्यवहार जो लीक रोज के अलावा अगर कुछ दिखाई देता है तो वहां पर जरूर दोस्तों को और सगे संबंधियों को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, थोड़ा विजिलेंट हो जाना चाहिए कि भाई जीवन में सब ठीक चल रहा है। या एक ऐसा शब्द उसके हमेशा कहते रहना चाहिए कि कंधे पर हाथ रख के कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम कुछ कहना चाहते हो, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। मैम, हर इंसान कंसल्ट करने के लिए मानता नहीं है, वो थोड़ा असहज महसूस करता है। तो हम अगर अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को देखते हैं तो हम कैसे मतलब उसकी मदद कर सकते हैं? सबसे पहले तो उसकी मदद हम ऐसे कर सकते हैं कि वो जिस दौर से गुजर रहा है, जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, पहले तो आप ही एक बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं, ये कह के जो मैंने पहले भी कहा था कि आप उसके साथ हैं, मुझसे बात करो, मुझसे साझा करो। जब आपको लगता है कि वो खुलकर बात नहीं कर रहा है तो आप उनके परिवार के किसी न किसी सदस्य को ये बात जरूर बताएं, क्योंकि एक दूसरा एक प्रोटेक्ट जोन कह लें या एक जो सेफ जोन है वो है परिवार। अगर वहां भी आपको लगता है कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आपको प्रोफेशनल्स की मदद लेनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस विषय पर काम कर रही हैं। आप सीधे उस संस्था के पास आप नंबर पहुंचा सकते हैं, वो संस्था खुद ही जाकर उससे बात कर सकती है, कॉल कर सकती है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी भी छुपा सकते हैं, क्योंकि जो भी संस्था है, जो व्यक्ति इस विषय पर काम कर रहा है, वो कभी भी ये रिवील नहीं करेगी कि आपने उनसे कुछ कहा है। तो एक डर भी नहीं है और आपने सिर्फ एक संकेतात्मक सूचना दी है। आगे का काम जो है वो प्रोफेशनल्स कर सकते हैं, लेकिन हमेशा सुसाइड प्रिवेंशन में सिर्फ संगी साथी का साथ होने से नहीं होता, इसमें प्रोफेशनल मदद लगती है, जिसमें साइकियाट्रिस्ट की मदद लगती है, साइकोलॉजिस्ट की मदद लगती है, काउंसलर्स इसमें आते हैं, साइकोथेरेपिस्ट आते हैं, फैमिली मेंबर्स आते हैं, स्कूल कॉलेज के लोग भी आते हैं। ये एक टीम वर्क है। किसी एक बच्चे को हम जीवन देना जब चाहते हैं तो दोबारा जो जीवन उसे मिल रहा होता है वो एक अकेले व्यक्ति के कारण नहीं होता है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम तो लगता ही है। मैम, आप खुद एक एनजीओ चलाती हैं, आप ऐसे बहुत लोगों से मिलती होंगी जिनको खुद में अपने में स्ट्रेस होता है, उनको देखकर आपका भी स्ट्रेस बढ़ जाता होगा, आप इससे कैसे बचती हैं? बहुत सही सवाल पूछा, क्योंकि हम भी एक मानव है, हम भी एक इंसान है, हम में भी भावनाएं हैं। तो सामने से जब कभी इस तरह की बात होती है तो थोड़ी देर के लिए
लगता है शुरू में जब ये काम मैंने शुरू किया था तो बहुत ज्यादा लगता था, कई बार उनके साथ उनकी ही भावनाओं में मैं बह भी जाती थी। पर धीरे धीरे हमने खुद पर भी काम किया, जिसको हम कहते हैं कि साइलेंट सिटिंग है, माइंडफुल मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिज्म में थोड़ा हमने अपना ध्यान बढ़ाया और काफी चीजें प्रैक्टिस करी बाउंस बैक होने के लिए। क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति से नहीं, आप काफी समाज के दूसरे लोगों से भी जुड़े होते हैं। तो अपने स्ट्रेस को पहचानने के बाद जो मैनेजमेंट टेक्निक्स हम खुद अपने ऊपर यूज करके देखा, और हमने ये पाया कि धीरे धीरे हम बाउंस बैक हो सकते हैं। थोड़ी देर के लिए जरूर हम परेशान होते हैं, लेकिन 10, 15, 20 मिनट के बाद प्रैक्टिस कर करके अब ऐसी आदत सी हो गई है कि उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगता है। मैम, क्या आपके पास ऐसी कोई सफलता की कहानी या केस स्टडी है जिसमें आपके हस्तक्षेप ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला हो? कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन उसमें से एक कहानी मैं हमेशा पब्लिक फोरम में शेयर करती हूँ, क्योंकि ये कहानी उस व्यक्ति के परमिशन के कारण है। क्योंकि ऐसे अगर सभी बातें हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर पहुंचाते हैं तो कई बार उस व्यक्ति को ये महसूस होने लगता है कि हमारी बात सबको पता चल गई। ये कहानी है हमारे मध्य प्रदेश के ही एक शहर की है, जहां पर एक व्यक्ति कर्ज में डूबा होने के कारण अपने फेसबुक प्रोफाइल पर फेसबुक पर एक लिख के कि अब मैं चला, 3-4 लाइन लिखकर वो रेलवे ट्रैक पर ऐसे चलती हुई उन्होंने एक अपनी पोस्ट डाली थी। वो कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा जो फेसबुक पेज है वो पब्लिक पेज है, तो उसमें कई सारे लोग कनेक्ट हो सकते हैं, कई फॉलो करते हैं। तो वो मुझे जब दिखाई दिया तो मैंने उनको मैसेंजर पर एक मैसेज डाला कि वी आर देयर टू हेल्प यू, हम आपकी मदद कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। तो तुरंत कॉल आया। उसके बाद जो भी कोशिश थी, क्योंकि वो कर्ज में डूबा हुआ था, तो जाहिर है कि आपके घर परिवार है, पत्नी है, आपकी एक बिटिया है, तो जो भी कर्ज आप प्राइवेट लोगों से लेते हैं, अगर समय पर नहीं जब लौटा पाते हैं तो उनके जो बाउंसर्स होते हैं वो आपको धमकाते हैं और सड़क पे निकलना मुश्किल कर देते हैं, आपकी जिंदगी के साथ काफी कुछ हो सकता है। तो वो बहुत घबराए हुए से रहते थे और उनको ये लगता था कि मैं इतना बड़ा अमाउंट लौटा नहीं पाऊंगा, इसलिए वो ये कदम उठाने जा रहे थे। तो जब उन्हें हमने वापस भोपाल बुलवाया, बुलाने के बाद उनके लिए हमने फंड रेज भी किया, और उस फंड रेज का हमने एक छोटा सा टैगलाइन भी रखा था कि एक कोशिश एक जान, क्योंकि वो अमाउंट थोड़ा बड़ा था और जाहिर एक बड़े अमाउंट को इकट्ठा करने के लिए काफी समय लगता है। तो इत्तेफाक की बात है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगा और वो अमाउंट हमारा रेज हुआ। और हमने हम ये नहीं कहते कि हमारी वही एक कोशिश एक जान वाली बात है, कि हमारी एक छोटी सी कोशिश जो हमने मिलकर करी, क्योंकि उसमें जब फंड रेज हुआ था तो काफी हमारे मित्रों ने और स्नेही संबंधियों ने उस पर कंट्रीब्यूट किया। आज वो परिवार बहुत खुशहाल परिवार है, बेटी उनकी बड़ी हो गई है, अभी भी संपर्क में है। हमेशा एक बात जरूर कहते हैं कि अगर आपने वो प्रोफाइल नहीं देखी होती, अगर आपने मुझे नहीं बुलाया होता, तो शायद आज मेरी बेटी के सर से बाप का साया उठ जाता। तो हम सब निमित्त हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब एक निमित्त हैं, और एक अगर जितनी कोशिश हो सकती है हमें करना चाहिए। बातवीर न हम बने, कोशिश करें, और कोशिश करने से जान बचती है। मैम, WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार पुरुष जो है वो महिलाओं से ज्यादा आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, बल्कि करते भी हैं, ऐसा क्यों? जहां तक मुझे लगता है जो भारतीय समाज की अगर हम बात करें तो हमने हमेशा पुरुषों को बहुत श्रेष्ठ माना है, सर्वश्रेष्ठ माना है, कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो उनको ऑलरेडी हमने जब ऐसा स्थापित कर दिया, तो जो लोग कई बार थोड़ा सा आप ये भी कह सकते हैं कि वो शेयर नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा लगता है कि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, मैं इस परिवार का मुखिया हूँ, मैं प्रमुख हूँ, अगर मैंने किसी बात को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मैंने की तो मेरा पूरा परिवार जो है वो स्ट्रेस में आ जाएगा। इस कारण वो शेयर नहीं करते, और कभी अगर अपने दोस्तों में भी कर देते हैं तो दोस्त भी मजाक में उड़ा देते हैं कि नहीं, ये तो तुम फालतू की बात कर रहे हो, तुम तो कितने बहादुर हो। तो बार बार उनको जो बहादुर हो ये इतना कह दिया जाता है कि वो फिर उन्हें ऐसा लगने लगता है कि मैं इस बात को किसी से शेयर नहीं करता। महिलाओं की अगर हम बात करें तो उन्हें हमने शुरू से एक ऐसा फ्रेजाइल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत संवेदनशील होती हैं, तो उनकी हम हर बात को, एक छोटे से सिर दर्द के, पेट दर्द को, किसी भी एक दर्द को हम एक बहुत सीरियसली उसको लेते हैं, और पूरा परिवार जुट जाता है कि हमारी माँ को बीमार नहीं होना चाहिए, हमारी बहन को बीमार नहीं होना चाहिए। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमने क्रिएट कर दिया है कि पुरुष झिझकता है बताने में।
क्योंकि उसको सुनने वाले कम होते हैं और महिलाएं किसी न किसी ग्रुप में अपनी बात को रख देती हैं या उनके पास मदद जल्दी पहुंच जाती है बनस्पत पुरुषों के। शायद ये कारण हो सकता है कि महिलाओं के बदले पुरुषों की संख्या सुसाइड में ज्यादा है। आपका हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनते रहिए रेडियो कर्मवीर। आओ हम सब थामे हाथ, गाँव शहर के करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात।